Hello everyone, this is Neha Goel and welcome to my channel JRF Prep Academy. सो आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 की प्रिपरेशन। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल ही रही है, जिसमें आज यूनिट 2 के क्वेश्चंस आप करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, जो कि यूनिट का नाम है। सो आइए कर लेते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, establishment of diets was a result of one of the recommendation of। डाइट्स की स्थापना किसकी सिफारिशों में से एक का परिणाम थी? तो इसमें ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं। ऑप्शन ए एजुकेशन कमीशन 1966, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो इसमें डाइट्स की स्थापना की सिफारिश जो है किसने की थी? तो ये आप ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इसमें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बोला था, यह रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय NCF 2005 फॉर टीचर्स? NCF 2005 द्वारा शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पाली का सुझाव दिया गया है? तो इसमें आपकी मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं करेक्ट हैं। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। नॉलेज डिस्पर्स्ड टू नॉलेज ऑन्ड, डिसिप्लिनरी टू मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस, लर्नर ऑटोनॉमी टू टीचर डायरेक्शन, टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक डिज़ाइन, फ्रॉम फोर वॉल्स of classroom to surrounding and outside the classroom. Choose the most appropriate answer from the options given below. आइए क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं। तो हमारे जो मैं क्वेश्चन को पहले ही पढ़ चुकी हूँ हिंदी में, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। स्वामित्व वाले ज्ञान को वितरित ज्ञान में चेंज करना, मतलब अनुशासनात्मक से बहुविषयक फोकस, शिक्षार्थियों को शिक्षक निर्देशन की स्वायत्ता, शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित डिज़ाइन, कक्षा की 4 दीवारों से लेकर कक्षा के आसपास और बाहर तक। तो शिक्षकों के लिए इनमें से कौन सी पाली का सुझाव दिया गया है? NCF 2005 के द्वारा ये पूछा गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर बी है, यानी कि ऑप्शन बी, डिसिप्लिनरी टू मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस, टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक डिज़ाइन, और फ्रॉम फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम टू सराउंडिंग एंड आउटसाइड द क्लासरूम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स वाज गिवन बाय। इसमें बात हो रही है लर्निंग विदाउट बर्डन की, और आप सभी जानते हैं इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। हम ज़्यादा इस विषय पर बात नहीं करेंगे बिकॉज छोटा सा आंसर है, और लर्निंग विदाउट बर्डन जो है हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो यशपाल कमेटी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 1993 में आई थी। ठीक है, तो उन्होंने करी थी स्कूल बैग्स के बर्डन की बात। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, यशपाल कमेटी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्कीम ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज द आउटकम ऑफ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना किसका परिणाम थी? ऑप्शन ए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ऑप्शन बी यशपाल कमेटी 2009, ऑप्शन सी जस्टिस वर्मा कमेटी 2012, और ऑप्शन डी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो प्रश्न हिंदी में है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना किसका परिणाम थी? और ये मैं आपके सामने ऑप्शंस पढ़ ही चुकी हूँ। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने जो है इसके बारे में बात की थी, और इसी का आउटकम था ये एक तरह से। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1986 की
देन थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिपोर्ट ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन was published in the year 2007, 2009, 2005 एंड 2006। तो इसमें 2007 यानी कि 2007 करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट 2007 में दी गई थी। चलिए चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। रिव्यू ऑफ NEP 1986 वाज डन बाय NEP 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए यशपाल समिति, ऑप्शन बी राममूर्ति समिति, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षक आयोग और ऑप्शन डी हंसा मेहता समिति। देखिए मैंने हंसा मेहता समिति का जो ईयर है वो भी मेंशन किया है यहाँ पर 1962, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसका ईयर भी नोट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राममूर्ति समिति यानी कि राममूर्ति कमेटी इसका राइट आंसर है। जो NEP 1986 थी, NPE 1986 थी, उसका रिव्यू जो है राममूर्ति कमेटी ने किया था, जो कि 1991 में आई थी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, What was the purpose of introducing the noon meal scheme in primary schools? What was the purpose of introducing the noon meal scheme in primary schools? प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर भोजन योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या था? To keep primary teachers engaged, to increase enrollment in primary schools, to provide employment to cooks, to provide 1 square meal to children every day। तो इसमें जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। प्राथमिक शिक्षकों को व्यस्त रखने के लिए, प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना, रसोइयों को रोजगार उपलब्ध कराना और बच्चों को प्रतिदिन एक समय का भोजन उपलब्ध कराना। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था ऑप्शन बी, प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना। एनरोलमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए ही नून मील जो है, हमारा जो मिड डे मील की बात हो रही है यहाँ पर, तो मिड डे मील जो स्टार्ट किया गया था वो इसीलिए स्टार्ट किया गया था ताकि एनरोलमेंट बढ़ सके। ठीक है, टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू। जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टीचर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, शिक्षक शिक्षा और आर्थिक सुधार, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स, आर्थिक और सामाजिक सुधार, ऑप्शन सी पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, राजनीतिक और शैक्षिक सुधार, और ऑप्शन डी रिफॉर्म्स इन टीचर एजुकेशन यानी कि शिक्षक शिक्षा में सुधार। तो ऑप्शन ए भी हमें देख करके करेक्ट लगेगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। वो केवल और केवल टीचर एजुकेशन से रिलेटेड थी। जो जस्टिस वर्मा समिति थी जो कि 2012 में आई थी, वो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम टेंड टू प्रैक्टिस अटमोस्ट सेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली शैक्षिक प्रशासन में अत्यधिक केंद्रीकरण का अभ्यास करती है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। प्राइमरी एजुकेशन इन USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन इन आयरलैंड में उच्च शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन इन UK में प्राथमिक शिक्षा, और नवोदय विद्यालय इन इंडिया यानी कि भारत में नवोदय विद्यालय। तो ये जो नवोदय विद्यालय की प्रणाली थी ना, ये शैक्षिक प्रशासन में अत्यधिक केंद्रीकरण का अभ्यास करती थी। ठीक है, तो ये नवोदय विद्यालय जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच एजुकेशन कमीशन
advocates residential type of training institute for all students. रेसिडेंशियल स्कूल सभी छात्रों के लिए आवासीय प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों की वकालत करता है। कौन सा शिक्षा आयोग? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपके कोठारी कमीशन, मोडलियार कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन और नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन। तो नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन जो है 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज़ द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट? ठीक है, भारत में किस प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के नामांकन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और मैं पढ़ देती हूँ। विच टाइप ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज़ द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन बी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और ऑप्शन डी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि निजी संस्थान इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, परख इज प्रपोज टू बी सेटअप एज? ऑप्शन ए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर टीचर्स, ऑप्शन बी नेशनल असेसमेंट सेंटर्स, ऑप्शन सी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ऑप्शन डी नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। तो परख को इस प्रकार स्थापित करने का प्रस्ताव है शिक्षकों के लिए शिक्षक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी और राष्ट्रीय डिजिटल भंडार। तो परख का जो है किस लिए प्रस्तावित किस लिए स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो परख जो है वो एक असेसमेंट सेंटर की तरह जो है, नेशनल असेसमेंट सेंटर की तरह जो है स्थापित करने का प्रस्ताव है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विमेन एजुकेशन वाज? स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा गठित पहली समिति थी। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन समिति, ऑप्शन बी हंसा मेहता समिति, ऑप्शन सी श्री प्रकाश समिति और ऑप्शन डी डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख समिति। ठीक है, ये ऑप्शंस हिंदी में और इंग्लिश में एक ही हैं क्योंकि नाम वही सेम ही दिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी में पढ़ दिया। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसमें ईयर भी मेंशन किया है, आप लोग जो है अपने नोट्स में लिख सकते हैं। 1958 और 59 इसका जो ईयर था जब इसको गठित किया गया था समिति को। तो ये स्वतंत्रता के बाद की महिला शिक्षा पर पहली समिति थी। ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख समिति। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन में हंसा मेहता समिति का जिक्र हुआ था, तो वहाँ पर भी मैंने उसका ईयर मेंशन किया था। 1962 में हंसा मेहता समिति जो है बनाई गई थी, गठित की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन आपको विजिबल हो गया है आंसर, तो कोई बात नहीं। चलिए, हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से मतलब है, ऑप्शन विजिबल है नहीं है उससे मतलब नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ। चलिए चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। सार्थक विच हैज़ सीन रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ द इम्प्लीमेंटेशन प्लान रिलेटेड टू विच पॉलिसी? सार्थक जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कार्यान्वयन योजना किस नीति से संबंधित है? ठीक है, तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एनर्जी पॉलिसी और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। यानी कि ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और ऑप्शन डी राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति।
तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान है सार्थक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasized टू सेट अप विच फंड। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस फंड की स्थापना पर जोर देती है? तो ऑप्शन ए है जेंडर इक्वालिटी फंड, यानी कि लैंगिक समानता निधि। ऑप्शन बी है एजुकेशन अपलिफ्टमेंट फंड, यानी कि शिक्षा उत्थान निधि। ऑप्शन सी है जेंडर इंक्लूजन फंड। ऑप्शन सी है लिंग समावेशन निधि। और ऑप्शन डी है सोशल एम्पावरमेंट फंड, यानी कि सामाजिक अधिकारिता कोष। तो ये जो ऑप्शन सी है, इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की थी, की है। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये था हमारा छोटा सा सेशन आज का। कुछ मैंने पॉलिसीज़, कमीशंस, कमेटीज़ की बात की है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा, दोबारा फिर से इस वीडियो को देखिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, ताकि ये पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए, क्योंकि इनको जो है हमें एक तरह से रटना होता है। ठीक है ना, हमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल पर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें मेमोरी लेवल सिखाया जाता है, और ये जो सब चीज़ें हैं ये मेमोरी लेवल पे ही वर्क करती हैं, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, देखिए पेपर 1 और पेपर 2 का। बट जो फैक्ट हैं, जो ईयर्स हैं, वो हमें लर्न नहीं करने होते, उनको हमें रॉट मेमोराइजेशन करना होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो वीडियो है आप जितनी भी बार देखेंगे आपको बेनिफिट होगा, आपको याद होती जाएंगी चीज़ें। जब जैसे ही आप पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर में बैठ करके, तो आपको याद आएगा कि हाँ, इस क्लास में हमने ये जो है क्वेश्चन पढ़ा था, और इसका जो है ये ईयर था, या ये जो भी है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है कोशिश करूँगी जिस टॉपिक पे मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जो टैगलाइंस थी इनकी कमेटीज़ की, जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी की, और क्या कहते हैं, और भी जितनी भी कमेटीज़ हैं, कमीशंस हैं, इनके जो टैगलाइंस थी ना, तो मैं यही सोच रही हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जहाँ से स्टार्ट हुआ था 1948 से लेकर के और ये 2020 तक, जितने भी टैगलाइंस और ये सब चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कोशिश करूँगी कराने की। तो आप लोग जुड़े रहिए, काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, बट मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड ही कराऊँगी, बिकॉज़ ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बस थोड़ा सा समय निकालिएगा, मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, आप सभी को पता है। तो मैं ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स में ये सब चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आप अगर पेपर में जाने से पहले 3-4 बार भी ये वीडियो मेरी देख लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो बार बार वीडियोस को देखा करें और इन सब चीज़ों को मेमोराइज़ करने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये वाली वीडियो जो थी मेमोराइजेशन पे ही बेस्ड थी, और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो भी आपको मेमोराइज़ ही करनी है। सो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी जारी रखिए। 3 तारीख को आपका एजुकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दिन काफ़ी नहीं बचे हैं और ठंड भी बहुत है। अपना ख्याल रखिए, अपना टाइमली अपना जो है अपना मॉक टेस्ट वगैरह आप अपना कंप्लीट कर लिया करिए। डेली अगर आप एक मॉक टेस्ट डेली देते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होता है, जब एग्ज़ाम में आप जा कर के बैठते हैं और वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको काफ़ी बेनिफिट होता है ये मॉक टेस्ट देने से। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्लासेस में करिए, बट खुद से भी आप 30 to 50 क्वेश्चंस जो हैं पर डे आप लेकर के चलिए, कि खुद से आप अपने मॉक टेस्ट में लगा पाएँ। ठीक है, तो यही सजेशंस है मेरा, और यही शुभकामनाओं के साथ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है और इस बार JRF आपका होगा। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।